Hello and welcome to Frankly Speaking. It's a pleasure to have you, Manish Tiwari. Since elections, this is the first time a congressman has agreed to speak with me. Manish Tiwari, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ. All our memories of Purab or Paschim, Manoj Kumar came alive with that one tweet that you made. And it tagged a story which said Manish Tiwari and Shashi Tharoor benched for the debate on Operation Sindoor. Please tell us why did you remember this song of yesteryears and what really happened behind the scenes? ऐसा है नाविका जी, पहले तो आपने बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपसे एक बहुत पुराना रिश्ता रहा है. देखिए, बात ये है कि जब 7 और 10 मई के बीच जो सैनिक कार्रवाई हुई और उसके उपरांत ये निर्णय लिया गया कि भारत का पक्ष रखने के लिए कुछ सांसद हैं और कुछ कूटनीतिज्ञ हैं, वो विभिन्न देशों में जाएंगे और उसमें मुझको भी जाने का मौका मिला, हमारे भी कुछ साथियों को जाने का मौका मिला. तो कई लोगों को शायद ये लगना शुरू हो गया कि हम सरकार के टोडी बन गए, जबकि वास्तविकता इससे बहुत परे है. और वास्तविकता ये है कि सरकार एक राजनीतिक हाइपोथेसिस है, एक राजनीतिक परिकल्पना है. भारत एक भौगोलिक वास्तविकता है, ये एक सांस्कृतिक सच है. और भारत के ऊपर जब आक्रमण होता है या भारत को कोई क्षति पहुंचाने की कोशिश करता है तो ये सभी का उत्तरदायित्व बनता है, सभी की जिम्मेवारी बनती है कि जिस रूप में, छोटे रूप में, बड़े रूप में, जो भी अपनी भागीदारी डाल सके वो भागीदारी जरूर डालनी चाहिए. तो उस ट्वीट का अर्थ ये था कि सरकार और भारत में फर्क है. और हम लोग जो उन प्रतिनिधि मंडलों में गए थे वो भारत का पक्ष रखने के लिए गए थे, क्योंकि आज 45 साल हो गए पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकवाद प्रोत्साहित करता रहा है. अगर आप और मैं आज बैठे ये बातचीत कर रहे हैं, उसका कारण भी ये है कि अगर एक ऐसी वारदात ना हुई होती 3 अप्रैल 1984 को, जिसमें मेरे पिताजी को शहीद कर दिया गया, तो मैं शायद यहां ना होता. मैं शायद किसी कंपनी में नौकरी कर रहा होता और अभी तक रिटायर होके शायद घर भी चला गया होता. तो इसलिए मैंने पिछले 45 साल में पाकिस्तान का वो जो घिनौना सच है, उनका जो मंसूबा है, उसको अपनी आंखों के सामने देखा है. मुझे याद है 1980 से लेकर 1995 तक के वो दिन जब पंजाब में हम आतंकवाद के खिलाफ राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे थे. तो बहुत सारे दिन ऐसे थे कि जब आप सुबह घर से निकलते थे तो आपको ये मालूम नहीं था कि आप शाम को वापस लौट के आएंगे. और वो लड़ाई, वो मंसूबा जो पाकिस्तान ने 1980 में पंजाब में शुरू किया, 90 का दशक आते आते जम्मू कश्मीर, 2000 का दशक आते आते पूरे भारत में उसका फैलाव कर दिया. तो इसका जो सच था कि 45 साल में किस तरह से पाकिस्तान ने आतंकवाद के जरिए ये एक असिमेट्रिक वॉरफेयर हिंदुस्तान के ऊपर लॉन्च किया हुआ है, ये सच्चाई उजागर करना हर भारतीय का फर्ज था. आपने कहा कुछ लोगों ने ये सोचने की हिमाकत की कि सरकार के टोडी बन गए. ये कुछ लोग कहाँ हैं आपकी पार्टी में? देखिए, समझदार के लिए इशारा काफी होता है, क्योंकि बाकी तो ये समझ रहे थे दैट ऑल पार्टी डेलीगेशन, भारत का जो नेतृत्व है, अगर दूसरे देशों में रखे तो ये भारत को और भी स्ट्रांग दिखाता है, बिकॉज इट इज एन ऑल पार्टी डेलीगेशन. पार्लियामेंट्री सपोर्ट है इसमें.
कहीं ईगो है पॉलिटिकल पार्टीज की, क्योंकि आपको चुना गया, पार्टी से नहीं पूछा गया, तमाम इस तरह की बातें उस दौर में आने लगी? देखिए नमिका जी, ये सारी बातें इर्रेलेवेंट हैं और मैं इसलिए इनको इर्रेलेवेंट मानता हूं कि जिस तरह का हमला, और अगर आप उसकी तय में उसे थोड़ा सा पीछे जाएं, 15 अप्रैल 2025 को जनरल आसिफ मुनीर, जो आजकल फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर बन गए हैं, उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानी की एक बैठक में भाषण दिया और उस भाषण में उन्होंने जो टू नेशन थियरी थी उसका बहुत ही विस्तार पूर्वक हवाला दिया। जो बातें मोहम्मद अली जिन्ना ने 23 मार्च 1940 को कही थी जब उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सम्मेलन को संबोधित किया था, उन्हीं सारी बातों को उन्होंने दोहराया। उस चीज का कोई औचित्य नहीं था क्योंकि टू नेशन थियरी तो उसी दिन खत्म हो गई थी जब 1971 में बांग्लादेश की संरचना हो गई थी, क्योंकि एक मुल्क जो धर्म के आधार पर बना हो, अपने उस हिस्से को जो अलग जबान बोलता हो उसको एक ना रख सके, तो वो टू नेशन थियरी कहां रह गई। और ठीक एक हफ्ते बाद, उस भाषण के एक हफ्ते बाद पहलगाम में बैसरान में आतंकी हमला होता है, जहां धर्म के आधार पे लोगों को चिन्हित करके शहीद किया जाता है, उनको मौत के घाट उतारा जाता है। तो ये क्या एक कोइंसिडेंस था? और उसके बाद जो भारत ने कार्रवाई की 7 से 10 मई 2025 के बीच, वो कार्रवाई क्यों की गई, वो क्यों जरूरी थी, इसके पीछे जो इतिहास है भारत और पाकिस्तान का, जिस तरह से पाकिस्तान आतंकवाद प्रेरित करता रहा है, बहुत लोग इस इतिहास को नहीं जानते हैं। तो इसलिए ये बहुत जरूरी हो गया था कि एक परिप्रेक्ष्य में बातों को रखा जाए और ये सारी बातें उसमें इर्रेलेवेंट हो जाती हैं कि किसने कहा, किसने नहीं कहा, किसके कहने पे गए, किसके कहने पे नहीं गए। जब भारत की बात आती है तो ये सारी चीजें एक तरफ रखनी जरूरी है। आपको पूरा पक्का विश्वास है कि आप कांग्रेस पार्टी से हैं, क्योंकि आपने कहा कि धर्म पूछकर, धर्म चिन्हित करके लोगों को पहलगाम में मारा गया। आपकी पार्टी के कई लोगों ने कहा कि टेररिस्ट के पास इतना समय नहीं होता कि वो धर्म पूछें। आपकी पार्टी की नेत्री प्रियंका वाड्रा जी ने पार्लियामेंट में अपने स्पीच में उन्हें भारतीय कहा, धर्म पर बिल्कुल कोई बात नहीं की। देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है कि जो मारे गए, जो शहीद किए गए, वो भारतीय थे, भारत के नागरिक थे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। पर उन्हें हिंदू कहने में कोई अगर आप इसकी तय में जाएं, अगर इसके आप पिछोकड़ में जाएं, जैसे पंजाबी में कहते हैं, ये आईएसआई का सबसे पुराना मंसूबा रहा है। ये आईएसआई की प्लेबुक का जो पहला अध्याय है ये वो है, और ये पंजाब में शुरू हुआ था 1980 में, जब धर्म के नाम पे लोगों को चिन्हित करके मारा गया था। क्योंकि आईएसआई और पाकिस्तान का जो मंसूबा था, वो मंसूबा ये था कि हिंदू और सिखों में दरार पैदा की जाए। वो तो ये जो बंधन है, जिन्हों असी पंजाबी च 9 मास का साथ कहने हैं, वो इतना सुदृढ़ है कि 15 साल की कोशिश के बाद भी पाकिस्तान उसको तोड़ नहीं पाया। वो तो हमारी जो अपनी क्षमता है और हमारी जो एक सिंक्रियाटिक ईथॉस है, ये उसका परिणाम है। तो इसलिए पाकिस्तान 1980 से, एक्चुअली 24 जनवरी 1972 से जब बांग्लादेश की संरचना हुई, तो जुल्फकार अली भुट्टो ने वहां पे एक कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसको मुल्तान कॉन्फ्रेंस कहते हैं। 2 फैसले किए, एक पाकिस्तान परमाणु बम बनाएगा और दूसरा भारत को असिमेट्रिक वॉरफेयर से वी विल ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। और इसलिए उससे शुरुआत होती है इस सारे दौर की। और ये हमको बिल्कुल बेबाक होके कहना पड़ेगा और कहना चाहिए कि ये जो पाकिस्तान का मंसूबा है, भारत में धार्मिक आधार पर
दरार पैदा करने का, इसको भारत की पंथ निरपेक्षता ने, भारत के सिंक्रियाटिज्म ने पिछले 45 साल से शिकस्त दी है और देता रहेगा। But why does the Congress party live in denial of this? Is it vote bank politics? Is it their appeasement, as it is called by the BJP, that does not allow them to recognize the fact that this was done on religious lines based on asking who was a Hindu and then killing them? वेल नविका जी, मैं इसका अंग्रेजी में भी जवाब दे सकता हूं, हिंदी में भी जवाब दे सकता हूं, जिसमें आपको ज्यादा सहूलियत हो। देखिए, वास्तविकता ये है कि आतंकवाद कोई एनडीए भाजपा के कार्यकाल में तो शुरू नहीं हुआ। जैसे मैंने पहले कहा कि 1980 में शुरू हुआ और बहुत सारी सरकारों ने, चाहे कांग्रेस की रही हो, चाहे एनडीए भाजपा की रही हो, यूनाइटेड फ्रंट की रही हो, इससे उनको निपटना पड़ा है। तो जब आप राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा की सबसे बड़ी अगर कोई ढाल है, वो भारत की पंथ निरपेक्षता है, वो भारत का सिंक्रियाटिक ईथॉस है। जब हमारे डिप्लोमेटिक डेलीगेशंस बाहर गए भी, जितने डिप्लोमेटिक डेलीगेशंस गए, जिस मुल्क में गए, हर व्यक्ति ने ये बात कही कि भारत एक मल्टीकल्चरल मुल्क है। वहां पे हर धर्म के, हर समुदाय के, हर फिरके के, हर मजहब के लोग रहते हैं और बहुत प्यार से एक दूसरे का सत्कार करके रहते हैं। तो वो जो हमारी क्षमता है, उस क्षमता को हमको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। और जो पाकिस्तान के मंसूबे हैं कि वो धर्म के नाम पर दरार पैदा करना चाहते हैं, क्योंकि वो मुल्क धर्म के ऊपर बना था और उन्होंने ये तय कर लिया है, सुनिश्चित कर लिया है कि वो जो एक भारत की वो कॉन्ट्रडिक्शन मानते हैं, उसको शार्पन करने की वो कोशिश करते रहते हैं। तो उससे लड़ने का सबसे बड़ा तरीका आपकी जो पंथ निरपेक्षता है, आपकी जो सांप्रदायिक सद्भाव है, उसको सुदृढ़ करना, उसको मजबूत करना और इस मंसूबे को जहां पे आपको मौका मिले ग्लोबल स्टेज के ऊपर, अंदर बाहर देश के लोगों को इसके बारे में बताना। आपने बहुत लंबा जवाब दिया, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं आपसे पूछ रही हूं कि कांग्रेस पार्टी को ये रिकॉग्नाइज करने में दिक्कत क्या है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर हिंदुओं को पूछ के मारा गया, ये शब्द कांग्रेस के मुंह से निकलते क्यों नहीं है? आप क्या कहते हैं, जब मार्च में बेंगलुरु में कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन हुआ, अहमदाबाद में जब अधिवेशन हुआ, उसका आप अगर प्रस्ताव पढ़िए तो जो बांग्लादेश में घटनाएं हुई हैं, जहां पे धर्म के आधार पे हिंदुओं को चिन्हित किया गया, उसका सीधा सीधा उसमें उल्लेख है। तो ये कहना कि कांग्रेस पार्टी जो वास्तविकता है, उस वास्तविकता को मानने के लिए तैयार नहीं है, ये पूरी तरह से गलत है नविका जी। बांग्लादेश में आप रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, पहलगाम में रिकॉग्नाइज करने में दिक्कत क्यों होती है? पहलगाम में भी सभी लोगों ने उस चीज की निंदा की और सिर्फ यही नहीं है, पहलगाम की घटना के बाद चाहे कोई हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर में रहता हो, चाहे वो केरल में रहता हो, चाहे वो मणिपुर में रहता हो, चाहे वो गुजरात में रहता हो, एक होकर सभी भारतीयों ने उस घिनौनी वारदात की पुरजोर शब्दों में निंदा की। उसी जम्मू कश्मीर में बाजार बंद रहे, उसी जम्मू कश्मीर में मुजाहरे हुए, उसी जम्मू कश्मीर में लोग बाहर सड़क पे निकल के आए और उन्होंने बहुत ही कड़े शब्दों में जो पाकिस्तान ने घिनौनी हरकत की है उसकी निंदा की। तो इसलिए अगर हम जो हमारी इंट्रिंसिक क्षमता है, हम अपनी इंट्रिंसिक क्षमता को छोड़ देंगे तो दुश्मन के मंसूबे कामयाब हो जाएंगे। नहीं, बिल्कुल दुश्मन के मंसूबे कामयाब करने की बात नहीं है इसमें सिर्फ बात है कि क्या फैक्ट को फैक्ट कहना कांग्रेस के लिए एक पाबंदी है, कहीं पर एक रेड लाइन है, कहीं पर यह सवाल उठता है। और मैं इसी से कनेक्टेड एक और सवाल आपसे पूछती हूं, क्या आपके मन में कहीं कोई शक, कोई शुभा, कोई डाउट है कि ये पहलगाम का अटैक पाकिस्तानी टेररिस्ट ने किया था? मैं आपके सवाल का जवाब
दूसरे सवाल का जवाब पहले देके फिर पहले सवाल पे आता हूं। देखिए, मैंने बहुत ही विस्तार पूर्वक उल्लेख किया है कि किस तरह से पाकिस्तान पिछले 45 साल से आतंकवाद प्रेरित करता रहा है। तो जहां तक मेरा सवाल है, मेरा सदा ये मानना रहा है कि ये जो आतंकवाद भारत में फैलाया जाता है, इसकी जड़ पाकिस्तान है। क्योंकि जो आतंकवादी हैं उनको हथियार कहां से मिल रहे हैं? भारत में तो वो हथियार आपको मिल नहीं सकते। जो RDX है वो कहां से आ रहा है? जो बॉम्ब्स हैं वो कहां से आ रहे हैं? इसमें एक और बड़ी जो डिस्टर्बिंग डायमेंशन है, जो गंभीर डायमेंशन है कि अफगानिस्तान में अमरीकियों के वहां से जाने के बाद एक बहुत बड़ा हथियारों का जजीरा वो छोड़ गए हैं। और इसलिए ये जितने आतंकवादी संगठन हैं, चाहे लश्कर-ए-तैयबा हो, जैश ए मोहम्मद हो, बाकी ये रेजिस्टेंस फ्रंट हो, इनको वो जो हथियार हैं जो अमेरिका अफगानिस्तान में छोड़ के गया था, अब उन हथियारों का भी एक्सेस इनको मिल रहा है। सो इसलिए ये कहना कि पाकिस्तान इस मंसूबे के पीछे नहीं है, ये बिल्कुल गलत होगा। पाकिस्तान इज 100% कंप्लिसिट इन एक्सपोर्टिंग टेरर टू इंडिया। दूसरी बात जो आपने कांग्रेस पार्टी के बारे में पूछी, देखिए, कांग्रेस पार्टी ने 2 प्रधानमंत्री आतंकवाद को खोए, एक नहीं 2। और पंजाब में 25,000 से ज्यादा कांग्रेस के और प्रगतिशील संगठनों के कार्यकर्ता आतंकवाद से लड़ते हुए शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर में, भारत के उत्तर पूर्व में। तो आतंकवाद का दर्द कांग्रेस पार्टी से ज्यादा और कौन जानता है? और इसलिए जब देश की बात आती है और जब देश के ऊपर कोई आघात होता है, तो दलगत सियासत से ऊपर उठकर और जो भी हमारी अंदरूनी एक दूसरे से लड़ाइयां हैं, उनको एक तरफ रखते हुए सबको भारत के लिए खड़ा होना चाहिए। ये सबको पता है, लेकिन होते हैं क्या? सवाल इस बात बिल्कुल का होते हैं। देखिए, 2 चीजों में फर्क है। आपको बोलने तक नहीं दिया, शशि थरूर को बोलने तक नहीं दिया। यू वर पार्ट ऑफ डेलीगेशंस दैट वेंट टू फॉरेन कंट्रीज। आपको ये दर्द ट्वीट करना पड़ता है कि भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं, और आपको बात सुनाने का मौका तक नहीं दिया। क्यों? क्योंकि आप भारत की बात करते और पार्टी की लाइन की बात ना करते। देखिए नविका जी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा एक्सट्रीम हो गया। देखिए, गलत क्या है इस क्वेश्चन में? क्या ये सही वाक्यों का समरी नहीं है? मैं आपको बताता हूं। मैं ये मानता हूं कि भारत का जो सार्वजनिक संवाद है, उसमें मेरे पास क्वार्टर्स राइट्स हैं। तो अगर कोई मेरे को कहीं नहीं बोलने देता, फिर नविका जी जैसे दोस्त बुला लेते हैं, तो हम अपनी बात कह लेते हैं। तो बात कहने के तो 100 जरिए हैं, और वो सारे जरिए अगर इस्तेमाल करने हों तो वो किए जा सकते हैं। तो उसमें कोई बात नहीं है। देखिए, अब लोकसभा में कौन बोला कौन नहीं बोला, ये कोई माने नहीं रखता। नहीं रखता? रियली? दिल पे हाथ रख के दिल पे हाथ रख के कहिए कि ये मायने नहीं रखता। मैं आपको बता रहा हूं क्यों। क्योंकि हर पार्टी को ये तय करना है कि भाई वो किसको बुलवाना चाहते हैं। अगर उनको लगा कि हमसे बेहतर कोई राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर बात रख सकता है, उन्होंने उनको बुलवा दिया। उसमें कोई मुझे किसी तरह की आपत्ति नहीं है और ना ही मुझे किसी तरह से किसी झगड़ा है। अगर मैं किसी बात पे निराश हूं, तो इस बात पे निराश हूं कि बड़ी देर बाद, शायद एक दशक बाद, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर संसद में बहस हुई, और जो सवाल उस बहस के दौरान पूछे जाने चाहिए थे, जिस परिस्थिति में और जो भूगोलिक परिस्थिति आज है, जो सामरिक परिस्थिति है, वो सवाल नहीं पूछे गए। देखिए, ये राष्ट्रीय सुरक्षा की बहस में ही सेड शी सेड से कुछ नहीं निकलने वाला।
बुनियादी बात यह है कि आज एक बहुत ही विचित्र परिस्थिति है। आप देख रहे हैं कि अमेरिका, पाकिस्तान और चाइना एक्सिस है, वो एक तरफ खड़े दिखते हैं और ये 1979 के बाद शायद पहली बार इस तरह की अलाइनमेंट आप देख रहे हैं। और सोवियत रूस नहीं है, सोवियत संघ नहीं है। तो इस परिस्थिति में हम लोगों को किस तरह से अपनी कूटनीति और सामरिक नीति बनानी चाहिए, इसके ऊपर बहस होनी चाहिए। Therefore, this is what I am saying कि अगर मेरी कोई निराशा है तो मेरी निराशा ये है कि जो सवाल पूछे जाने चाहिए थे, अब आपने जो भारत ने सैनिक कार्रवाई की 7 और 10 मई 2025 के बीच, क्या वो करनी जरूरी थी? मेरा मानना है कि वो करनी बहुत जरूरी थी, मेरा ये मानना है। पर मेरा साथ साथ ये मानना है कि, और अगर मैं इसको अंग्रेजी में कह दूं कि is a conventional response an appropriate response to an asymmetric warfare? Are we sure that we have established the necessary deterrence in order to proscribe the next terror attack? Is there space for a conventional war under a nuclear overhang? If there is space, how much is the space? In the absence of institutional off-ramps, if you are on an escalatory ladder between two nuclear weapon states, how would you deal with the situation? These are the serious questions which should have formed a part of an informed national security debate. And that is my disappointment, that after a long time we had a debate and these substantive issues got lost in the usual he said, she said that we do in Parliament. Rahul Gandhi spoke on this entire debate. Priyanka Gandhi spoke on this. Gaurav Gogoi spoke on these issues. None of them raised this. So are you disappointed with the leadership in your party for having literally wasted an opportunity to get the government on the mat as it deserved to be, or maybe answer questions and have across party lines a reasonable debate and discussion on what are the steps forward? Are we doing enough of that in our country, or are we only stuck with ट्रंप ने 28 बार बोला, 30 बार बोला, 32 बार बोला तो हमने सेल आउट कर दिया, हम घुटनों पे आ गए, हम ट्रंप के सामने लेट गए? Is that rhetoric getting us anywhere? Well, actually, the reality is that nobody raised it in Parliament, including the government. अगर मैं ट्रेजरी बेंचेस, अगर मैं विपक्ष की तरफ से अगर मैं बोलता तो जरूर ये सारे सवाल उठाता, क्योंकि मेरा मानना है कि ये गंभीर सवाल हैं जो भारत की सामरिक सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। और अगर मैं सत्ता पक्ष में होता, मैं जरूर इन सवालों को उठाता और इन सवालों के अपने आप जवाब देता, क्योंकि यही बुनियादी सवाल हैं। क्योंकि देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा कोई सरकार और या विपक्ष की बपौती नहीं है। इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी concerns and involves all the 144 crore people who call India their home. So therefore, as an Indian, it is my responsibility to ask the hard questions. Do you raise these issues within your party, because your party says it's a very democratic party, freedom of speech, constitution in the jab? Those are the fundamental features of the Congress party. But is it democratic enough for people like you to raise your concerns within the party forum? नमिका जी, मैंने इसके ऊपर 5 किताबें लिखी है और छठी मेरे पब्लिशर्स के पास है। किताब तो जब आएगी तब आएगी मनीष तिवारी जी। देश की जनता से सच बोलने के लिए कोई मुहूर्त नहीं चाहिए। नहीं, मैं देखिए, मैं आपको साफ तौर पे कह रहा हूं कि जहां तक राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर मेरी चिंताएं हैं, मुझे जो भी मौका मिलता है पार्टी के भीतर, पार्टी के बाहर, मैं उसको बड़े बेबाक तरीके से लोगों के सामने रखता हूं। तो जो आपका सवाल है कि क्या
कांग्रेस पार्टी में इतना लचीलापन है या इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है या इतनी स्पेस है कि आप अपनी बात इन मुद्दों के ऊपर रख सकते हैं, तो उसका सीधा सीधा जवाब है कि हाँ है। और इसलिए सुनता कौन है? अब देखिए ऐसा है कि अच्छा, आप कह देते हैं सुनने वाला कोई नहीं। देखो, ये आपकी इंटरप्रिटेशन हो सकती है कि भाई हम लोगों को सुना नहीं जाता, क्योंकि आप बहुत मेजर कर रहे हैं, बहुत वे कर रहे हैं अपने वर्ड्स को, इसीलिए मैं कोशिश कर रही हूं कि आप निडर होके बोलें। ऐसा है नविका जी, आपको डर और निडर इन दोनों चीजों के बीच नहीं फंसना चाहिए। मैं क्यों मेजर्ड बोल रहा हूं मैं आपको बता भी दूं। क्योंकि जब आप राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं, भारत की डिफेंस प्रिपेयर्डनेस की बात करते हैं, पाकिस्तान से प्रोत्साहित आतंकवाद की बात करते हैं, तो इसमें मेजर्ड और कैलिब्रेटेड होना ही एक सही परिप्रेक्ष्य है। आप मानते हैं कि पाकिस्तान था, तो क्या फॉर्मर होम मिनिस्टर मिस्टर पी चिदम्बरम को ये बात नहीं पता है? वो एक इंटरव्यू में कह रहे हैं कि हाउ आर वी श्योर इट इज पाकिस्तान, हाउ आर वी नॉट श्योर दैट इट वाज समबडी हु इज एन ओवरग्राउंड वर्कर विद इन इंडिया। मणिशंकर अय्यर कम्स आउट एंड स्पीक्स इन द सेम वे। Are these congressmen not experienced enough? Are they here just to set the cat amongst the pigeons? Are they far removed from reality? And how can you coexist with such thoughts in the democratic Congress room? Well, I am not going to comment on Why? colleagues. No, I'll come to it. I'm not going to comment on colleagues, with whom I have served in government at different points. क्यों डर लगता है गलत को गलत कहने में? Because they can answer for themselves, What is your view on Trump's statement? Which statement of Trump? The 32 जो उन्होंने सीज फायर दबा के करा दिया, ट्रेड में टॉक्स में ले आए, ट्रंप के स्टेटमेंट पे आपका विचार क्या है? देखिए, मैं आपको नहीं, आप मुझे सीधा जवाब दीजिए। सीधा जवाब देता हूं कि इट्स कंप्लीटली ऑफ द चार्ट्स इफ यू वांट अ स्ट्रेट आंसर। और उसका कारण ये है, देखिए, जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है या जब भी कोई इस तरह की परिस्थिति पैदा होती है और जिसमें दो परमाणु हथियारों से लैस देश उसमें शामिल हैं, तो दुनिया में चिंता तो बढ़ती है। और ये जो बैक चैनलिंग है, ये बैक चैनलिंग आज तो शुरू नहीं हुई। ये बैक चैनलिंग 1987 ऑपरेशन ब्रास टैग से जब भी भारत और पाकिस्तान में तनाव बढ़ा है, ये बैक चैनलिंग होती रही है। ट्रंप के साथ जो तकलीफ है वो ये मानता है कि बैक चैनलिंग फ्रंट चैनलिंग। मेरा ये मानना है कि आपके ना इंटरवेंशन थी ना मीडिएशन थी, बैक चैनलिंग थी। और राहुल गांधी को ये कन्विंस क्यों नहीं कर पा रहे आप डेलीगेशन के पार्ट थे? देखिए, ये तो एक वास्तविकता है जो समझ नहीं आ रही राहुल गांधी को। ये एक वास्तविकता है कि मीडिएशन, आप इतनी सारी कानून की किताबों के साथ बैठी हैं, मीडिएशन एक बहुत स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट होता है। भारत और पाकिस्तान में मीडिएशन हुई थी जब हम जम्मू कश्मीर के डिस्प्यूट को या जम्मू कश्मीर शिमला एग्रीमेंट ना जम्मू कश्मीर का जब पाकिस्तान ने आक्रमण किया, तो 1949 में जब इसको संयुक्त राष्ट्र के समक्ष लेके गए थे, तो उसके बाद एक स्ट्रक्चर्ड मीडिएशन का प्रोसेस चला था। मीडिएशन हुई 1965 में जब पूर्व सोवियत संघ ने भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद में हस्तक्षेप किया था। 1971 में कोई मीडिएशन नहीं हुई। 1971 में अनकंडीशनल सरेंडर था पाकिस्तान का, और उसके बाद 1972 का जो शिमला करार हुआ, उसमें साफ तौर पे कह दिया गया कि 1949 से लेकर 1972 तक जो हुआ है वो इतिहास है, अब जो भी होगा बायलैटरली होगा। तो इसलिए इन तीन चीजों में फर्क है, मीडिएशन, इंटरवेंशन और बैक चैनलिंग। Do you and Shashi Tharoor exchange notes these days? Why do you think that we are estranged from each other? Is that No, the feeling you get? estranged from the party or the line of the party, so to speak.
देखिए ऐसा है, शशि अब से नहीं, जब से सांसद बने हैं 2009 में, तब से मित्र हैं और हमारी बातचीत होती रहती है और उनका भी एक अपना बहुत लंबा तजुर्बा है और उस तजुर्बे से बाकी पार्टी से आप दोनों की बातचीत कितनी होती है, इस पर भी थोड़ा इफ यू कैन एनलाइटन अस। देखिए मैं शशि के बारे में तो नहीं कह सकता क्योंकि ही इज इन द बेस्ट पोजीशन टू आंसर फॉर हिमसेल्फ, पर हाँ जो मुझे लगता है कि मुझे बताना चाहिए मैं वो जरूर अपनी पूरी क्षमता से बताने की कोशिश करता हूं। ऑडियंस में कौन होता है? अब ऐसा है कि ऑडियंस में ये कोई पब्लिक मीटिंग नहीं है कि इसके लिए ऑडियंस चाहिए, पर जहां जरूरी है वहां पे अपनी बात जो मेरी समझ है मैं जरूर रखने की कोशिश करता हूं। ये पूरे पाकिस्तान एंड इंटरनल सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में आई वांट टू आस्क यू अनदर क्वेश्चन। इन 2010 the UPA was in power and they started a saffron terror theory. That theory has come to naught with the recent verdict from the courts. I want to ask you, has this saffron terror, Hindu terror story somewhere given Pakistan a leeway because the Malegaon blast, the Mecca Masjid blast, Samjhauta Express blast, all of these came under the purview of this, and there were the greats of the Congress party at that time, P. Chidambaram, Home Minister Sushil Kumar Shinde, Digvijay Singh, guru of Rahul Gandhi, who all subscribed to the theory of Hindu terror, RSS terror, saffron terror. देखिए आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं दो चीजों का उल्लेख करना चाहता हूं कि दो बहुत महत्वपूर्ण अदालतों के फैसले आए हैं पिछले 15 दिन में। पहला जो लोग मुंबई ट्रेन ब्लास्ट में कथित तौर पर आरोपी थे उन सभी को बरी कर दिया गया। दूसरा जो मालेगांव के बम धमाकों में कथित तौर पर आरोपी थे उनको भी बरी कर दिया गया है। इससे मैं क्या सीख लेता हूं? पहली बात तो ये है, मैं ये सीख लेता हूं कि जब आप टार्डी प्रोसिक्यूशन करते हैं, जब आपकी जो प्रोसिक्यूशन है वो तथ्यों के ऊपर आधारित नहीं है, तो फिर अदालतों के सामने जब आप जाते हैं तो आपके मुकदमे गिर जाते हैं। दिस इज अ वेरी वेरी सिवियर इंडाइटमेंट of our prosecution processes. A large part of that process happened under the UPA government. That's besides the point. But in both cases. The fact is... So were there political endgames dictated, which is why the prosecution happened to be tardy? I don't think so. I don't think so. देखिए एक जिम्मेदार वकील होने के नाते जिसने पिछले 40 साल में हमारी अदालतों में और प्रोसिक्यूशन सिस्टम में क्या होता रहा है उसको बहुत नजदीकी से देखा है। ये हिंदुस्तान के प्रोसिक्यूशन को, हिंदुस्तान की पुलिस को, जो आपके प्रोसिक्यूटरल सिस्टम है, दे विल हैव टू अप देयर गेम। देखिए इस तरह से अगर आप प्रोसिक्यूशन करेंगे तो कोई भी अगर फेयर जज होगा और उसको अगर लगेगा कि ये जो तथ्य रखे जा रहे हो ठीक नहीं है, बिकॉज फौजदारी के कानून में यू हैव टू प्रूव योर केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। भारत के जूरिस्प्रूडेंस का असूल है यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। यू कांट स्टैंड दैट ऑन इट्स हेड। अनफॉर्चुनेटली भारत में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि प्रोसेस इज द पनिशमेंट। 18 years in one case, 17 years in the other. Yeah, I mean the process अगर आपके ऊपर फौजदारी का मुकदमा बन गया या दीवानी का मुकदमा बन गया तो आपकी आने वाली पीढ़ियां उसको लड़ती रहेंगी, आपकी पूरी जिंदगी उसमें खत्म हो जाएगी। पर आपने जवाब नहीं दिया, ये सैफरन टेरर है कि नहीं, था कि नहीं? दूसरा देखिए, कांग्रेस पार्टी ने कभी ये नहीं कहा कि भगवा आतंकवाद था। मेरा जवाब सुन लीजिए। जनार्दन द्विवेदी हमारे चेयरमैन थे मीडिया डिपार्टमेंट के 2009 से लेकर 2013 तक। आप अगर अतीत में जाएं तो जनार्दन द्विवेदी जी के एक नहीं कई बयान हैं कि हम
भगवा आतंकवाद या इस तरह की जो टर्मिनोलॉजी है उसको बिल्कुल सिरे से खारिज करते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का यह मानना रहा है कि आतंकवाद का ना कोई धर्म है, ना कोई मजहब है, ना कोई जाति है। आतंकवाद आतंकवाद है और आतंकवाद को नस्ते नाबूद करना, इसको जड़ से उखाड़ना, ये हम सबका मनीष तिवारी जी, मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा अगर आप जनार्दन द्विवेदी की बात को ज्यादा महत्व देंगे और पी चिदम्बरम सितंबर 2010 में जो विज्ञान भवन में एज होम मिनिस्टर कह रहे थे, वेयर he referred to the term saffron terror, and his audience was all the police forces in the country from different, I think every police body, CRPF, the DGs of every state, the DGPs of every state, everybody was in the audience, and he made the statement of saffron terror. In 2013, the then Home Minister, Sushil Kumar Shinde, made the statement of Hindu terror, saffron terror, and that was also in a Congress adhiveshan that was done. I want to ask you, are you saying that the country should believe Janardhan Dwivedi or the two Home Ministers who were making these statements? Well, the country should believe Mr. Janardhan Dwivedi because Mr. Janardhan Dwivedi was the chairperson of the AICC Media Department, and he was the... Is this the only instrument to save your party that you can find? No. Let me complete. And he was the authoritative voice of the Congress Party. Not the Home Ministers? Well, he was the authoritative voice of the Congress Party, and not once, repeatedly and explicitly, he had stated that we do not subscribe to linking any color to terror. We do not subscribe to the term saffron terror. Why should and it we not do not be? believe, and let me complete, and we do not believe that terrorism has any religion. The contradiction is from the Home Ministers, then Home Ministers of the country. Well, as I said, you can invite them to your show and ask them as to in what context they made that statement. The takeaway is also that both these incidents were initially investigated by the police forces under the UPA Sarkar, and that cannot be a coincidence that the facts, the evidence didn't quite stack up. Well, is it your charge that the UPA government was interfering into the investigation of these cases? Is that your charge? It is the understanding and the charge at your party from everybody else. Well, then those in the political space. Those people are, I think, fairly ignorant of the law. If you read the Criminal Procedure Code, the Criminal Procedure Code completely indemnifies and provides autonomy to the investigating officer to investigate a matter as he wishes. Here the account of Mehboob Muzaffar, who says that he was asked to blame Mohan Bhagwat, he was asked to blame the other people on this, and he was thrown out. That happens through a political process. It does not happen through the law as it exists in these books sitting here. मुझे एक बात बताइए कि अगर आप जो बात कह रही हैं वो सही है, तो ये फैसले में क्यों नहीं लिखी गई? आप ये कह रही हैं कि इन इन्वेस्टिगेशंस में राजनीतिक इंटरफेरेंस थी, और मैं इसको सिरे से खारिज करता हूं, और मैं आगे आपको ये बात कहता हूं कि अगर जो आप कह रही हैं या जो लोग इल्जाम लगा रहे हैं ये सही है, या even if it had an iota of truth to it, why didn't it find reflection in the judgment? Okay, fair point. Let's see what happens. आगे क्या होता है. But एक एटम बॉम्ब भी मिला है, आपको पता है? एक एटम बॉम्ब मिला है कर्नाटका में, जिससे पता चलेगा कि इलेक्शन कमीशन चोरी करता है और बीजेपी चोरी करता है. राहुल गांधी का स्टेटमेंट है. कर्नाटका का केस इज 1 year old since the last election. If there is evidence, why has the Congress party not put it on the table so far? The 10 questions that have been raised by the Congress party, I think in the elections, 8 of them have been settled. And they have been signed by the Congress representatives who are, I don't know, BLAs or the polling agents, etc., etc.
This constant war with a constitutional authority like the Election Commission, कभी EVM, कभी electoral roll, तेजस्वी यादव saying मेरा नाम नहीं है जबकि नाम है, राहुल गांधी saying that हम आपको पाताल लोक से ढूंढ के लाएंगे, threatening the Election Commission. Do you think this augurs well for democracy? देखिए बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है और बहुत जिम्मेवारी से मैं ये बात कह रहा हूं कि चुनाव आयोग की जो विश्वसनीयता होनी चाहिए थी, चुनाव आयोग की वो विश्वसनीयता नहीं रही। और मैं इसलिए बहुत जिम्मेवारी से ये बात कह रहा हूं कि मैंने भी लोकसभा के 4 चुनाव लड़े हैं और चुनाव आयोग को किस तरह से वो कार्य करती है उन 4 चुनाव में और पिछले 40 साल में बहुत नजदीकी से देखा है। खासकर जो ये SIR वाला मामला है, देखिए जो ये स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू है, शायद आपको इस बात की जानकारी हो कि वर्ष 2022 में जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 है, उसको NDA भाजपा सरकार ने संशोधित किया था। उसमें 2 नए सबसेक्शन जोड़े गए थे, 23(4) और 23(5), और उन सबसेक्शंस में ये साफ तौर पे कहा गया था कि जो आधार है, आधार आपकी वोट को प्रमाणित करने का एक पुख्ता जरिया है। साफ तौर पर 23(4) और 23(5) में लिखा गया था। मुझे एक बात नहीं समझ आ रही कि क्या चुनाव आयोग जो देश की संसद ने कानून बनाया है उससे भी ऊपर है? अगर आपके पास एविडेंस है कि चोरी हुई है तो आप 1.25 साल हो गया है चुनाव को, अभी तक एटम बॉम्ब जेब में लेके घूम रहे हैं, देश के सामने नहीं रख रहे। ऐसा है कि ये सवाल अगर चुनाव आयोग की विश्वसनीयता बरकरार रहती, ये TN सेशन और उनके बाद जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर आए हैं उनका युग रहता, तो ये सवाल ना उठते। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बुनियादी बात यह है नविका जी, लोकतंत्र भरोसे पे चलता है। डेमोक्रेसी इज अबाउट पब्लिक ट्रस्ट। जब आप और मैं वोट डालने जाते हैं तो हमको ये पूरी तरह से कॉन्फिडेंस होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए कि जो बटन हम दबा रहे हैं वोट सही जगह जा रही है। कहीं पर वो भरोसा लोगों का टूट गया है। कभी आप EVM को ब्लेम करते हैं, कभी आप SIR को ब्लेम करते हैं। जहां आप जीत जाते हैं वहां सरकारें बना लेते हैं, जहां आप नहीं जीतते वहां सवाल हो जाते हैं। और महाराष्ट्र का भी आप देख लीजिए। देखिए, अब मैंने SIR के बारे में तो आपको साफ तौर पे कह दिया कि मुझे ये बात नहीं समझ आ रही कि क्या चुनाव आयोग भारत के कानून के ऊपर है। भाई, जो कानून ये सुनिश्चित करता है कि आधार एक प्रमाण होगा, आपके जो संवैधानिक अधिकार है, अख्तियार है वोट डालने का, उसको प्रमाणित करने का, उसको आप कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? ओके, आई होप द इलेक्शन कमीशन आंसर्स दैट क्वेश्चन। ऑपरेशन सिंदूर, सक्सेस और सरेंडर। देखिए, ये बाइनरीज में मैं नहीं जाना सरेंडर चाहता। तो नहीं है। देखिए भाई, इन बाइनरी ऑब्वियसली सरेंडर नहीं है। शुड देयर बी डायलॉग विद पाकिस्तान? पाकिस्तान के साथ जब तक वो आतंकवाद प्रोत्साहित करना बंद नहीं करती, किसी बातचीत का कोई फायदा नहीं निकलने वाला। जयराम रमेश और चिदम्बरम, हु इज द बेटर चाइना गुरु? देखिए, ये आप आउट ऑफ कोर्स है। ये आप जयराम जी को बुला लीजिए, चिदम्बरम जी को बुला लीजिए, बिठा लीजिए और उनसे पूछ लीजिए। In the end, I just want a rapid fire round. I'll ask you quick questions. You have to give me quick answers. Operation Sindoor, success or surrender? देखिए, मेरा ये मानना है, One word. नहीं, मेरा ये मानना है कि ऑपरेशन सिंदूर जरूरी था और ये जो कार्रवाई हमने की है डिटेरेंस एस्टैब्लिश करने के लिए, मेरी ये उम्मीद है कि इससे डिटेरेंस एस्टैब्लिश होगी और ऐसे आतंकी हमले भारत पर नहीं होंगे। सक्सेस और सरेंडर? देखिए, ये बाइनरीज में मैं नहीं जाना सरेंडर चाहता। तो नहीं है। देखिए भाई, इन बाइनरी ऑब्वियसली सरेंडर नहीं है, तो मैं ये बाइनरीज में जाना नहीं चाहता। इतना लंबा मैंने आपको वक्तव्य दिया है क्योंकि नुआंस्ड होने की जरूरत है।
इसलिए रैपिड फायर होता है जहां जनता को आराम से समझ आ जाए. Should UP have responded militarily after 26/11? फिर आप कहोगे कि लंबा जवाब दे रहे हैं. मैं बड़ा छोटा जवाब देता हूं. 28 नवंबर 2008 को जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस 26/11 के हमले के दौरान हुई थी, वो मैंने की थी AICC के मंच पे, जहां पर मैंने ये बात कही थी कांग्रेस पार्टी की ओर से कि काइनेटिक रिस्पांस होना चाहिए. आपने और मैंने इसके ऊपर एक शो भी किया था. मैंने अपनी किताब में 10 फ्लैश पॉइंट्स 20 years नेशनल सिक्योरिटी सिचुएशंस दैट इंपैक्टेड इंडिया, साफ तौर पे ये कहा था कि 26/11 के रिस्पांस में काइनेटिक एक्शन हमको लेना चाहिए था. अब क्यों नहीं लिया गया, उसके बारे में शिवशंकर मेनन और एनके नारायणन और बाकी लोग जो उस फैसलों में शामिल थे, उन्होंने बहुत विस्तार पूर्वक लिखा है. Was UPA 1 and UPA 2 weak against fight against terror? नहीं, मेरा ये नहीं मानना है कि कोई भी भारत की सरकार चाहे किसी भी पार्टी की रही हो, आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के में उनमें दृढ़ निश्चय नहीं था. हां, हर सरकार की जो अप्रोच थी, चाहे वो पिछली एनडीए भाजपा की सरकार हो, यूपीए की सरकारें हो, यूनाइटेड फ्रंट की सरकारें हो, उनका जो अप्रोच है वो अलग अलग हो सकता है, पर आतंकवाद से निपटने के लिए जो दृढ़ निश्चय भारत को दिखाना चाहिए था, वो हर सरकार ने जिसने इस मंसूबे से निपटा है दिखाने की कोशिश की. Despite 26/11 not being responded to, but should there be dialogue with Pakistan? देखिए, मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान के साथ जब तक वो आतंकवाद प्रोत्साहित करना बंद नहीं करती, किसी बातचीत का कोई फायदा नहीं निकलने वाला. मणिशंकर अय्यर से जरा आप बात कर लें ऑफलाइन. Who first told you that you were part of the all-party delegation? Who first told me? Who called you? How did you get? वो किरण रिजिजू ने फोन किया था. Okay. किरण रिजिजू ने फोन किया था. सुबह का समय था. उन्होंने रात में भी फोन किया था. मैं जल्दी सो जाता हूं, कॉल मिस हो गई थी, तो अगले दिन सुबह उन्होंने फोन किया था और उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे डेलीगेशन जा रहे हैं. और मैंने किरण रिजिजू से कहा था, आप उनसे पूछ लीजिएगा कि भाई आप हमारी पार्टी से भी बात कर लीजिए. लेकिन आपने ऑन बोर्ड होना सही समझा? देखिए, मैंने जैसे आपको पहले कहा कि सरकार एक राजनीतिक परिकल्पना है, भारत एक भौगोलिक वास्तविकता है. जब भारत के ऊपर हमला होता है या भारत के दामन के ऊपर कोई हाथ डालता है, तो एक भारतीय होने के नाते ये मेरा उत्तरदायित्व है, ये मेरी जिम्मेवारी है कि मैं जो भी कर सकता हूं मुझे करना चाहिए. और मैंने अपनी जो जिम्मेवारी है इन कूटनीतिक जो प्रतिनिधि मंडल है उनमें जाकर उस जिम्मेवारी का निर्वहन. 2008 कांग्रेस MOU विद चाइना, गलती और अचीवमेंट. आप फिर कहोगे कि आप लंबा जवाब दे रहे हैं. आप ये हर राजनीतिक दल से जाके पूछिए कि ये जो बायलैटरल MOUs हैं, किसने कितने कितने देशों के साथ साइन किए. अगर आप इस सवाल का सही जवाब चाहते हैं, भारत में जो 6 नेशनल पार्टीज हैं उनसे जाके पूछिए कि अपनी पूरी लिस्ट कि किस किस राजनीतिक पार्टी ने किस किस और राजनीतिक पार्टी के साथ ऐसे बायलैटरल MOU साइन किए हैं, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा. ऑपरेशन महादेव, ऑपरेशन सिंदूर, इज द नेम डिवाइसिव और यूनाइटिंग? देखिए, बुनियादी बात यह है कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करना जरूरी था. पाकिस्तान से जो आतंकी आ रहे हैं उनको नास्ते नाबूद करना जरूरी था. अब ये सरकार का उत्तरदायित्व है कि किसी ऑपरेशन का वो क्या नाम आपको क्या लगता है ये डिवाइसिव नाम है? मेरे को कोई नाम किसी ऑपरेशन का डिविजिव नहीं लगता, क्योंकि मैं नाम को नहीं देखता, मैं कार्रवाई को देखता हूं. इज इंडिया अ डेड इकोनॉमी? देखिए, जहां तक भारत की अर्थव्यवस्था का सवाल है, भारत की अर्थव्यवस्था एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, उसमें समस्याएं हैं.
आपके जो असमानताएं हैं हमारी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत बड़ी चुनौती है, बेरोजगारी बहुत बड़ी चुनौती है। वो समस्याएं अपनी जगह हैं, पर जहां तक भारत की अर्थव्यवस्था का फैलाव है, वो फैलाव तो बढ़ ही रहा है। Thank you so much, and it's been a pleasure. Absolutely. After a long time, I hope I'm not boycotted more by the Congress party, and I hope Well, I neither can't say about the Congress party, but you're not boycotted by me. That's because we both have our hearts beating for the country, and we do what we do for the country. Thank you very much, Manish.